हेलो एवरीवन, फ्लावर स्टडी पे आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे पदार्थ की अवस्था में। मतलब हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पदार्थ की अवस्था के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया है और इसमें बात करेंगे कि उसमें जो एनसीईआरटी में पदार्थ की अवस्था के बाद क्वेश्चन दिया है, उन सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। लगभग 4 क्वेश्चन दिया है और चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अगर आप वो सारा लेक्चर देखे होंगे तो आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले दिया गया है कि किसी तत्व के पहला क्वेश्चन है, पहला लिखना भूल गए हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ये फॉर्मूला है घनत्व का। अगर किसी चीज का घनत्व निकालना रहे तो उसमें हम लोग करते हैं द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, और इसको ऐसे लिखा जाता है D अपॉन mv। ये आयतन है, ये द्रव्यमान है। ऐसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। घनत्व को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल नहीं, और ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो इसका मतलब घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे में आयतन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को घनत्व कहते हैं। और अगर किसी तत्व में हमें ना उसका कुछ पता ही नहीं है, द्रव्यमान कैसे निकालें, इन सारी चीजों के बारे में अगर हमें नहीं पता है, जैसे यहाँ पे एक लिया गया है, रुई लिया गया है, चौक लिया गया है, इन सबका द्रव्यमान हमें नहीं पता है, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लेक्चर में जब हमने पदार्थ की अवस्था देखा था तो उसमें पढ़ा था कि घनत्व घनत्व क्या होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि सांद्र, तनु और सांद्र नाम का कुछ चीज होता है। तनु यानी कि जितना भी किसी चीज को पतला, यानी कि उसे जितना ही डाइल्यूट यानी कि पतला किया जा सकता है, उसे हम लोग तनु कहते हैं। और दूसरा सांद्र, सांद्र जिसको जितना ही गाढ़ा किया जाता है, जिसमें कणों की जितनी अधिकता होती है, मतलब कण जितने ही ज्यादा होंगे तभी तो वो गाढ़ा होगा, तभी तो वो सांद्र होगा, उसे सांद्र कहते हैं, उसे सांद्र कहते हैं। तो जो सांद्र होता है उसे ही घनत्व भी कहते हैं। जिस पदार्थ में जितना ज्यादा अणु होगा, जितने ज्यादा पास पास होगा, उसे ही घनत्व कहा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है इसमें, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते हुए, यानी कि जिसमें सबसे कम है उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इन सब में बोला गया है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इन सारे में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, यानी और सबसे कम घनत्व किसका है। बढ़ते हुए में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम वाले। जिस हम लोग घनत्व का मतलब, अगर हम इन सबका नहीं निकाल सकते हैं, इसका द्रव्यमान हमें भी नहीं पता है, हमें ना आयतन पता है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, वैसे पता करेंगे तो सारी चीज का पता लग जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कण जो होते हैं वो कितने दूर दूर हैं, कितने पास पास हैं। और सबसे अगर जिसके कण ज्यादा दूर दूर होंगे, जैसे यहाँ पे हवा, हवा तो हमारे पास आसपास हरदम है, इसमें बहुत सारी गैस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाई निकाल रहे हैं। तो इसमें तो ये सारी गैसेस अवेलेबल हैं, तो हम इसमें आराम से अपना हाथ चला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई घनत्व नहीं है जो हमारे हाथ को रोक सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऐसे, इस मतलब कि हवा में बहुत कम घनत्व है। इसके बाद ऐसे ही समझते हैं, यहाँ पे बोला गया है वायु, इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा सबसे कम किसमें है, वायु। क्या वायु से कम किसी में है घनत्व, यहाँ पे जितना लिखा गया है इसमें, इससे ज्यादा कम किसी का होगा क्या। चिमनी का धुआं वायु से ज्यादा, मतलब वायु से कम होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना ना, तो सबसे छोटा, उसके बाद इससे बड़ा, इसे लेस देन बोलते हैं। और चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं हो या कहीं का भी धुआं हो, धुआं तो धुआं होता है। क्या धुआं में हम लोग आसानी से हाथ चला सकते हैं? हाँ, मतलब इसके अपेक्षा तो हम लोग चला ही सकते हैं। हाँ, उसमें आसानी से हाथ चला सकते हैं। और लेकिन वो वायु से ज्यादा
अब उसका घनत्व जो होता है वो वायु से ज्यादा होता है, क्योंकि उसका कण बहुत पास पास होता है। अगर हम लोग कहीं भी कभी जाते हैं और अचानक से वहां पे धुआं हो रहा हो, तो धुआं हमारे सामने आता है तो हमें थोड़ी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कण ज्यादा हमारे वातावरण में जब कण ज्यादा हो जाते हैं तो हमें हमारे सामने का नहीं दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा चिमनी का धुआं। इस देखिए, ऐसा है क्या कोई इसमें जो जिसका इससे कम है? यानी कि ऐसा कोई नहीं है। इसके अलावा इसको हम लोग लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चिमनी का धुआं। अब यहाँ पे बोला गया है शहद और जल। शहद और जल में आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? हम लोग जल में आसानी से हाथ चला सकते हैं या शहद में आसानी से हाथ चला सकते हैं ऐसे ऐसे नॉर्मली? तो हम लोग शहद अगर देखा जाए तो वो सांद्र होता है, उसके अणु ज्यादा पास पास होते हैं जल के अपेक्षा। यानी कि उसके अणु बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं, वो सांद्र रहता है, चिपचिपा भी रहता है, उसमें घनत्व ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे जल। अब उसके बाद यहाँ पे है शहद और चौक। क्या इन दोनों में से ऐसा कोई है, मतलब ऐसा कौन है जिसमें घनत्व ज्यादा है? यहाँ पे रुई भी देके रखा है। कुछ लोग मतलब जल और शहद से पहले रुई को लिख देंगे। शहद और जल लिक्विड है, इसका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग रुई को देखेंगे तो ये ठोस पदार्थ में आएगा। इसका आयतन फिक्स है, इसलिए ये ठोस पदार्थ में आएगा, क्योंकि रुई की तरह स्पंज भी होता है और वो ठोस पदार्थ होता है। तो उसको हम लोग जल और शहद से पहले नहीं लिख सकते हैं, भले ही उसको हम लोग कितना फैला दे तो भी। इसलिए पहले उसके बाद आ जाएगा शहद, और उसके बाद आएगा रुई। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा घनत्व लोहे में होता है, लोहा। तो आई होप कि इसका आंसर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अब कहीं कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पे चौक छूट गया है गलती से, इसको भी कर लेते हैं। शहद हो गया, रुई हो गया, रुई के बाद चौक लिख लीजिए। पहले इसको देख लेते हैं। चौक और लोहा। सॉरी, गलती से ये छूट गया था, अब हो गया। यहाँ पे बूंदी नहीं होता है चौक में, ये चौक है। देखिए, अब सारा ओके हो गया। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी। पहले बात करते हैं ए। इसमें पूछा गया है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि पदार्थ हमने कितनी अवस्थाओं में पढ़े थे? 3 अवस्थाओं में। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं 3 अवस्थाओं को हमने पढ़ा था, और इन्हीं तीनों में जो अंतर है कणों में, कणों के आकर्षण बल में या उसके आयतन में, उसके आकार में, जो भी अंतर हमने देखा है वही यहाँ पे बताना है कि पदार्थ के अवस्थाओं के गुणों में अंतर क्या होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं ठोस के बारे में। यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाते हैं जिसमें पहले लिखते हैं ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस का, हाँ, द्रव। द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत मिस्टेक वाली चीजें हैं। ठोस, द्रव और गैस। ज्यादा से ज्यादा 5 लिख देंगे, वही काफी होगा। पहला पहला हम लोग लिखते हैं ठोस। ठोस में आकार निश्चित
जल्दीबाजी में हो गया, देख लीजिएगा। निश्चित होता है। ठोस में आकार निश्चित होता है। ये सारी हमने देखी थी कि ठोस के जो कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं और द्रव के कण एकदम दूर, एकदम थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। और जो गैस के कण हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, गैस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो जिसके कण एकदम पास पास रहेंगे वो दृढ़ होगा, उसमें के कणों में आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसलिए वो उसका आकार निश्चित होगा। और गैस के अणु थोड़े पास पास होते हैं, लेकिन इसमें इसमें इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसका भी पहला द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का तो बिल्कुल ही नहीं निश्चित होता है, इसके तो कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो इसमें भी वही लिखेंगे। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, सिर्फ निश्चित ठोस का आकार होता है। निश्चित नहीं होता है। पहला देख ली, अब दूसरा देखते हैं हम। आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी बर्तन में उसको रख रहे हैं, भले ही वो उसका आकार तो ले ले रहा है, बर्तन का आकार ले ले रहा है, लेकिन अगर हम उसमें नापने का कि ये 5 सेंटीमीटर, 5 ml है, तो अगर हम उसको किसी और बर्तन में डालेंगे तो वो 5 ही ml तक भरेगा, मतलब अगर जल भी होगा तो उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसका आकार तो निश्चित, आयतन, इसका आयतन तो निश्चित ही होता है कि इतना है। अगर इसको उठा के कहीं रखेंगे तो वायु में भी वो इसका आयतन, जैसे इसको वायु में हम लोग ऐसे पकड़े हैं तो इसका आयतन इतना ही है, तो ये इतना ही स्थान घेरा है। और द्रव कह रहे हैं, गैस। गैस का तो कोई आयतन नहीं होता है, इसको हम छोड़ दें खुले में तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक चला जाएगा, इसलिए गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इन तीनों को हम लोग लिख लेते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है। आ, ठोस का आयतन और अस्पष्ट सीमा। अस्पष्ट सीमा का मतलब हम अगले वीडियो में बताए थे, मार्कर पे अंडरलाइन करके क्रियाकलाप में बताया गया था। ठोस का आयतन निश्चित नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। सूट का ठोस का आयतन और अस्पष्ट सीमा। अस्पष्ट सीमा निश्चित होता है। और दूसरी गैस का आयतन, गैस का द्रव का आयतन निश्चित होता है। निश्चित को हम लोग ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, अस्पष्ट सीमा नहीं। और अब गैस का बात करते हैं। गैस का ना स्पष्ट सीमा होता है, ना ही कोई आयतन होता है। द्रव गैस का आयतन निश्चित, आयतन और अस्पष्ट सीमा दोनों
निश्चित नहीं होता है। इसके नीचे एक और आएगा, आयतन और स्पष्ट सीमा दोनों निश्चित नहीं होता है। और एक और बात की थी, ये एक दृढ़, इसमें एक और गुण देखे थे हम लोग। पहले आकर्षण बल देखते हैं। ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। और गैस, द्रव में, बार बार कैसे चल रहा है, द्रव में ठोस के अपेक्षा, मतलब ठोस के अपेक्षा द्रव में, अगर किसी को कम या ज्यादा कहना रहता है, छोटा या बड़ा कहना रहता है, तो किसी की अपेक्षा ही हम लोग कहते हैं। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये छोटा है। छोटा है मतलब किससे छोटा है, किस चीज की अपेक्षा। अगर इंसान ही है, छोटा है, तो उसको बोला जाता है हाँ ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है। तो इसीलिए बोला गया है कि ठोस को, द्रव को, ये ठोस की अपेक्षा द्रव में कम आकर्षण बल होता है। और गैस के अणुओं में द्रव की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम। तो इसमें बोलना द्रव की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। इसमें अभी 3 ही आठ पाए, मतलब एडजस्ट हो पाए। अब 2 और लिखना है, 2 और लिख लेते हैं। इसका वैसे तो बहुत सारा हम अपनी मर्जी से बना बना के लिख सकते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी इसको इरेज करते हैं और 2 और लिखते हैं। अब इसका 2 और देखते हैं। वैसे संपीड़न, विसरण, इन सारी चीजों को आपने अच्छे से डिस्कस किया, और उससे जाके देख के आप इसमें लिख सकते हैं। और इसका चौथा पॉइंट बात करते हैं, ये दृढ़ होता है परंतु बहता नहीं है। मतलब ये दृढ़ होता है, बहता नहीं है। जैसे कि इसके कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, दूर दूर होते तब तो बहते, जैसे कि जल के कण थोड़ा कम आकर्षण बल होता है इसलिए बह जाते हैं, लेकिन ठोस के कण एकदम पास पास होते हैं, दृढ़ होते हैं। लेकिन द्रव और गैस ये दृढ़ नहीं होते हैं। दूसरे यहाँ पे लिखा गया ये बहता नहीं, ये दृढ़ होते हैं। ये दृढ़ नहीं होते हैं परंतु तरल होते हैं। तरल और बहने दोनों में बहुत फर्क होता है। तरल मतलब पानी ही तरल होता है जो बहता है, लेकिन जो गैस बहता है उसको हम तरल नहीं कह सकते। इसलिए ये दृढ़ होता है, ये दृढ़ नहीं होता है। यानी कि जो द्रव के कण होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं, लेकिन ये बहते हैं। और गैस गैस के कण जो हैं वो न दृढ़ होते हैं, ये ना ही तरल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बह सकते हैं, इधर उधर उड़ के जाते हैं। और पांचवा है, ठोस के कण बहुत पास पास होता है। और ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर कण होते हैं, लिखना भूल रहे हैं। ठोस की अपेक्षा दूर दूर कण होते हैं। और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर ही कण होते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और बहुत अगर देखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। संपीड़न आपने पढ़ा था, विसरण आपने पढ़ा था। इसमें विसरण होता है, इसमें विसरण नहीं होता, इसमें विसरण होता है क्योंकि इसमें ठोस और द्रव के कण मिलते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता इसलिए। और सबसे ज्यादा संपीड़न द्रव का होता है, इसका सबसे नगण्य मात्रा में होता है। ऐसे संपीड़न भी हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया है। अब बात करते हैं इसके सेकंड, यानी कि सेकंड का बी क्वेश्चन, जो भी जिसमें सारे चीजों के बारे में बोला गया है लिखने के लिए।
निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इसमें बी क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला दृढ़ता। अब इसमें बहुत सारे दिया गया, तो पहले जो बोर्ड पे एडजस्ट हुआ उसको लिखें। और अगर आपको इन सारे में मतलब मैं बताई हूँ उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बोला गया दृढ़ता। दृढ़ता क्या होता है? दृढ़ता क्या होता है? बोला गया है पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान को व्यक्त करते हैं। पदार्थ के कण के मध्य यानी कि पदार्थ के कण के मध्य, मध्य का मतलब कि बीच में। थोड़ा जल्दी बन जा बन जा बन जा। हाँ, तो इसका अगर दो कण लिया जाए, दो कण, तो इन दोनों में इतनी ज्यादा दूरी तो नहीं होता है, लेकिन इतना दूरी जरूर होगा। बहुत ज्यादा जूम किया जाए तो इन दोनों कणों के मध्य रिक्त स्थान को व्यक्त करता है, जिसमें ये रिक्त स्थान जितना कम होगा वो उतना ही दृढ़ होगा। ठोस मध्य रिक्त स्थान, ठोस के मध्य रिक्त स्थान, सॉरी, कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा दृढ़ता उतना ही अधिक होगा। कणों के मध्य यही तो बताएं, कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा दृढ़ता उतना ही अधिक होगा। ठोस पदार्थ की दृढ़ता सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ की दृढ़ता सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके कण सबसे ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थ के कण ऐसे होते हैं, द्रव के इससे थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के एकदम दूर दूर होते हैं। और अब दृढ़ता आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संपिंडता। ये थोड़ा सा वर्ड अजीब है लेकिन एकदम आसान है। जैसे पदार्थ का संपीड्यता गुण दाब प्रभाव को व्यक्त करता है, यानी कि जिसको जितना दाबा जा सकता है उसमें संपीड़न उतना ही अधिक है। तो पदार्थ का संपीड़ना गुण दाब प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि किसी पदार्थ को बाहरी दाब से दबाया जाता है तो दब जाता है, इससे वह संपीड्य कहलाता है। द्रव की ठोस की तुलना में कम होता है, गैस अधिक संपीड्य होता है। जैसे कि हमने जब अंतर बता रहे थे उन तीनों में, तो बोले हैं गैस का सबसे कम होता है। क्योंकि गैस का सबसे कम होता है क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल होता नहीं है, जितनी आसानी से हम उसको दबाना चाहते हैं वो दब जाता है। लेकिन अगर द्रव का देखा जाए, द्रव भी दबता है लेकिन गैस की तुलना में बहुत कम दबता है, इसलिए गैस का संपीड्य सबसे अधिक है। और ठोस का तो नगण्य संपीड्यता होता है, यानी कि एकदम कम होता है। अगर हम उसमें बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तब तो जाके हमें उससे उसका कुछ संपीड्यता दिखेगा। तो और इसके बाद तरलता भी आप लोग जानते ही हैं, बहाव का गुण है, लेकिन लिख के बता देना। और कॉपी में आप लोग लिखिएगा तो पहले क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में, वरना पेपर में तो क्वेश्चन नहीं डालिएगा। अगर पेपर की कॉपी में लिखिएगा तो उसमें क्वेश्चन मत डालिएगा, बस डालिएगा क्वेश्चन नंबर, बीच में ये क्वेश्चन कौन सा है और क्वेश्चन नंबर। उसके बाद लिखिएगा दृढ़ता के बाद ये भी ब्लैक पेन से ही लिख लीजिएगा। दृढ़ता को हेडिंग बनाइएगा और ऐसे भी ब्लैक पेन से लिख के इतना लिख दीजिएगा। एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, रटिएगा नहीं। अगर कहीं भी कोई डाउट है, रटने से ना हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए याद होता है, हरदम के लिए नहीं। और अगर इसे एकदम समझ के याद कीजिए, इसमें है ही क्या, कण ऐसे होते हैं, कण के मध्य जितना ही कम रिक्त स्थान होगा उसे दृढ़ता कहेंगे, और जिसमें जितना ज्यादा अधिक रिक्त स्थान उसमें दृढ़ता होगा ही नहीं। और द्रव में बहुत कम दृढ़ता होता है। यही ना यही तो बोला गया, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को व्यक्त करता है। और दूसरा संपीड्यता, किसी भी पदार्थ पे हम बाहरी दाब लगाएं, बाहरी दाब एकदम सिंपल है। किसी भी पदार्थ पे अगर हम बाहरी दाब लगाएंगे तो सबसे आसान किसको दबाना होगा, गैस को हम आसानी से दबाएंगे तो वो दब जाएगा। लेकिन अगर हम ठोस को दबाएं तो आसानी से तो वो तो दबेगा नहीं। जैसे इसको ही ले लें, अगर हम लोग इतना प्रेशर लगाने के बावजूद भी ये मुझसे तो हिल नहीं रहा है। और अगर द्रव में अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब दाब दे तो वो दब जाता है, इसलिए द्रव का कम होता है ठोस के पीछे। लेकिन और यहाँ पे जो गैस का है ये सबसे अधिक संपीड्य होता है। अब तरलता, और वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं बोल नहीं रही हूँ अच्छे से। और अब तरलता पे बात करते हैं, तरलता और उसके आगे जो दिया है। अब बात करते हैं तरलता इसमें ये चौथा होगा, तीसरा होगा तरलता द्रव पदार्थों के बहने का गुण है। ठोस पदार्थ में यह गुण नहीं होता है। द्रव पदार्थ सदैव ही ऊपर से नीचे के ओर बहता है। इन पदार्थों का इस प्रकार बहना तरलता कहलाता है।
तरलता तो हम लोग पहले ही देख लिए थे, जो बहता है यानी कि तरल द्रव पदार्थों की तरलता द्रव पदार्थों के बहने का गुण है, यानी कि सिर्फ द्रव पदार्थ ही बहते हैं। बहता तो गैस भी है, लेकिन द्रव 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 पदार्थ में तरलता पाया जाता है। जैसे बहने को अगर कहा जाए तो गैस में भी कह देते हैं लोग कि तरलता होता है, लेकिन तरलता सिर्फ द्रव में पाया जाता है। तरल तो तरल तरल होता है और ये सदैव ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इसके इसी गुण को तरलता कहते हैं। अब बात करते हैं बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना यानी कि गैस गैस में कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो गैस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो कणों के बीच होता है वो बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, यानी कि इसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध रहता है, अतः ये कण रिक्त स्थान में अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। जितना अधिक रिक्त स्थान होता है इसमें गतिज ऊर्जा होती है इन सारे कणों की, तो गतिज ऊर्जा से अत्यधिक मतलब गतिज ऊर्जा से गतिशील रहते हैं। गतिशील यानी कि गतिज ऊर्जा से ये चलते रहते हैं। वैसे हमने देखा था ठोस और ठोस के भी कण गतिशील रहते हैं, लेकिन वो ठोस होने के कारण, दृढ़ होने के कारण उसके कण गति नहीं करते हैं। लेकिन द्रव के कण भी गति करते हैं और इसके गैस के भी कण गति करते हैं। लेकिन गैस में आयतन नहीं होता है और द्रव में आयतन होता है, इसलिए इसके कण ज्यादा दूर तक नहीं फैलते हैं। जितनी दूर तक हम लोग उसे रखेंगे तो वो उतने ही दूर में रखे जाएंगे। इसलिए अत्यधिक गतिज ऊर्जा से गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन के संपूर्ण स्थान को घेर लेते हैं। जब कोई भी कण किसी भी बर्तन में भरेंगे तो अगर 2 ही 4 कण रहे तो वो गति करते करते पूरे स्थान में वो गति करते रहेंगे, इसलिए वो पूरे स्थान को भर लेते हैं। इसीलिए कहेंगे कि गैस के कण संपीडित होते हैं, इसलिए तो उसमें हम लोग दाब भी लगा सकते हैं। अत्यधिक ऊर्जा से गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन के संपूर्ण स्थान को घेर लेते हैं। और अब बात करते हैं, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है। इसमें भरना आकार और गतिज ऊर्जा। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उन दोनों को भी लिख लेते हैं, आकार और गतिज ऊर्जा, बस दो। अब बात करते हैं, इसमें 2 और दिया है और तीसरा दिया था एक और, मतलब दिया है घनत्व। घनत्व के बारे में इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे। और बात करते हैं आकार। पदार्थ में कणों के बीच अंतर अणुक बल पदार्थ का आकार निर्धारित करता है। अंतर अणुक बल, ये नया शब्द आया है और ये बहुत ही बड़ा शब्द है, मतलब कि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपी हुई हैं। अंतर अणुक बल, इसमें बल लगता है। बल कैसे लगता है इसमें? मतलब ये जो कण होते हैं ये और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हम लोग 10th या 9th में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर जो होगा परमाणु की संरचना करके ऐसे कुछ होगा, उसमें हम लोग इस सारी चीजों को, मतलब कण कण को अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें और क्या निकलेगा। जैसे कि ये एक कण है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन अगर हम लोग इसको भी तोड़ दें तो इसमें क्या निकलेगा? क्या वो भी किसी और छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है? तो इसका भी आंसर होगा हाँ। और वही सारे इसके आकार निर्धारित करते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब जानिए अंतर अणुक बल। इन दोनों कणों के मध्य में जो बल लगेगा उसे अंतर आणविक बल कहेंगे। बल पदार्थ का आकार निर्धारित करता है, यानी जिसमें अंतर आणविक बल, यहाँ पे थोड़ा सा आसान भाषा में मोटा मोटी में समझिए कि अगर अंतर आणविक बल इन दोनों कण के बल में बीच में लग रहा है, ज्यादा होगा तो ये ठोस होगा, कम होगा तो ये द्रव होगा, और एकदम कम होगा तो ये गैस होगा। और आकार निश्चित कर रहा है यानी कि दृढ़ होगा, निश्चित होगा। आकार अगर निश्चित रहा तो वो ठोस, अगर आकार निश्चित नहीं है तो वो द्रव। इतना समझ में। यदि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होगा तो पदार्थ का निश्चित पदार्थ का निश्चित होगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की हूं मैं। आकर्षण बल अधिक होगा तो पदार्थ, 2 मिनट यहाँ पे छोटा है, एक ही नहीं 2 बार लिख दिए लग रहे हैं।
बीच आकर्षण बल अत्यधिक होगा तो पदार्थ का होगा तो पदार्थ का आकार निश्चित होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आकार निश्चित होगा। इसके अतिरिक्त आकर्षण बल कम या नगण्य होगा। कम या नगण्य, कम मतलब एकदम कम और नगण्य मतलब जो परिवर्तन तो होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, उसे नगण्य बोला गया है। होता है तो आकार निश्चित होगा। आकर्षण नगण्य होगा तो आकार अनिश्चित होगा। यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित होगा। इसलिए ठोस का ठोस का आकार निश्चित तथा द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब एक बार और देख लीजिए। पदार्थ में कणों के बीच अंतर आणविक बल पदार्थ का आकार निर्धारित करता है। यानी कि दो कणों के बीच जो बल लग रहा है उसे अंतर आणविक बल कहेंगे और यही उसका आकार निर्धारित करेगा। अगर ये अत्यधिक होगा तो वो ठोस होगा, अगर ये कम होगा या एकदम नगण्य यानी कि बिना दिखाई देने वाला परिवर्तन होगा तो वो नगण्य होगा। और नगण्य यानी कि जो इसमें परिवर्तन होगा हमें वो नहीं दिखाई देगा तो ये गैस हो जाएगा। यानी कि इसमें बहुत दूर दूर बहुत कम आकर्षण बल है तो वो नगण्य, हमें नहीं पता चलेगा कि आकर्षण बल हो रहा है। अगर मतलब हमारे वायुमंडल में इस वक्त जितने सारे गैस अवेलेबल हैं तो अगर उसमें आकर्षण बल लग रहा है तो क्या हमें पता लग रहा है कि उसमें आकर्षण बल है? अगर मतलब हमें महसूस भी नहीं हो रहा, अगर महसूस होता तो हम ऐसे हाथ ऊपर नीचे ही नहीं कर पाते, हम उसके आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, इसीलिए वो गैस होगा। और दूसरा बोला गया है गतिज ऊर्जा। दूसरा नहीं है, काउंटिंग नहीं किए हम। पदार्थ में कण सदैव गतिशील रहते हैं जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा की उपस्थिति होती है। पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, जिसका हमने बहुत सारे क्रियाकलाप यानी कि बहुत सारे एक्टिविटी में देखा कि पदार्थ के जो कण हैं वो एकदम निरंतर आप चल रहे हैं। जैसे ठोस के भी चल रहे हैं, गैस के भी चल रहे हैं और द्रव के भी चल रहे हैं, गतिशील रहते हैं जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा की उपस्थिति होती है। अगर वो कोई भी गति में रहेगा तो उसको ऊर्जा लगेगा, बिना ऊर्जा के तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उसमें निरंतर गतिज ऊर्जा होता रहता है और वो निरंतर चलते रहते हैं, उपस्थित रहता है, गतिज ऊर्जा उपस्थित रहता है। गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिशील रखता है। गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के जो कण होते हैं उसको गतिशील रखता है और गतिज ऊर्जा ताप पर भी निर्भर करता है। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज का अवस्था परिवर्तन करना है, अवस्था परिवर्तन अभी ये इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और अगर वो आप लोगों को मुझसे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग? ताप पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जल का जो ताप होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर, आसान रूम टेम्परेचर के ठंड में तो लगभग इस टाइम ऑलमोस्ट 20 नहीं 21, 22, 24 या 27 तक होगा। तो ऐसे नॉर्मली पे वो एक लिक्विड रहेगा, लेकिन अगर हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस कर दे तो वो बर्फ बन जाएगा। यानी कि ये इसका ताप भी तो है, इसे हम कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस कर दें या उससे थोड़ा ज्यादा कर दें तो वो वाष्प यानी कि वो उबल जाएगा और उसमें वाष्प यानी कि उसके कण गैस के रूप में आके हवा में जाने लगेंगे, यानी कि वो उड़ने लगेंगे। तो उसमें ताप ही तो बढ़ाया और घटाया गया, इसीलिए तो ये सारा हो रहा है। इसीलिए इसका ये गतिज ऊर्जा ताप पर भी निर्भर करता है, और गतिज ऊर्जा ही अगर होगा तभी पदार्थ के कण इधर उधर होंगे, मतलब दूर होंगे, पास होंगे, तभी अवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए आगे वाले में हम लोग देखेंगे कि क्या पदार्थ अवस्था परिवर्तन कर सकता है आगे वाले लेक्चर में। और इसमें एक और घनत्व को सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए, इसलिए घनत्व को यहाँ पे नहीं करते हैं, वो आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा। और अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जिसमें बोला गया है कारण बताने के लिए। तो लिखते हैं पहले, फिर कारण बताते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिखे हैं। इसमें बोला गया था कारण बताने के लिए, इसमें मैं इसका आंसर लिखवाऊंगी नहीं, एकदम अच्छे से आपको बता देंगे, तो आप लोग खुद लिख लेंगे। वैसे इसमें कोई दम नहीं है इसके सारे क्वेश्चन में। अब बात पहले क्वेश्चन में बोला गया गैस पूरी तरह से उस बर्तन में भर जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। इसका तो आंसर हमने अभी देखा। अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर था?
जिसमें हमने देखा बर्तन में गैस का आसानी से भरना, सेम उसी को लिख देंगे तो भी हो जाएगा। गैस पूरी तरह से उस बर्तन में भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं किसी भी बर्तन में। अगर बर्तन चाहे इतना भी बड़ा क्यों ना रहे, गैस के अणु उसमें आसानी से दूर 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 भर जाएंगे। अगर उसको और दाब लगा दिया जाए तो और पास 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 आ जाएंगे इतने ही सारे कण, इसलिए इसके कण कहीं भी आसानी से भर जाएंगे। ये तो इसको आप लोग उसी तरह से लिख लीजिएगा। अब दूसरे का बात करते हैं। गैस बर्तन की दीवार पर दाब लगाता है। हाँ, ये जो गैस होता है ये गति गतिज ऊर्जा के कारण, इसके कण में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण, कण में मतलब वो क्या कहते हैं हम, अंतर आणविक बल कम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है और ये आसानी से चल सकता है। ये बंद है वरना बाहर निकल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा होने के कारण ये जाके बार बार दीवारों पर टकराता है। इसलिए सारे किसी भी चीज में अगर रखा गया है, जार वगैरह बीकर, किसी भी चीज में अगर ये रखा गया है तो इसके दीवारों पे ये एकदम से टकराता है। टकराने की वजह से ये दीवारों पे इसके दबाव लगाता है। इसे ही यहाँ पे बोला गया है कि गैस बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। तो इसको भी आप आसानी से लिख लेंगे कि गैस में गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है, क्योंकि उसमें अंतर आणविक बल, गैस में अंतर आणविक बल कम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है और वो उसके कण हरदम यानी कि निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए वो बर्तन की दीवार पर अपना दाब लगाते हैं। ऐसे ही आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है पे आते हैं। वैसे अभी हमने जो बनाया मतलब दूसरे तीसरे क्वेश्चन को देखा है तो वहां से वीडियो में आवाज आना बंद हो गया, तो इसलिए उसे लिखते नहीं है, सिर्फ बुक से ही समझ लेते हैं। मैं बता दे रही हूँ। जैसे गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, यानी कि जो गैस है वो बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के फिर से समझा देती हूँ। ये जो गैस है वो इसमें गतिज ऊर्जा होने के कारण, जिससे कण में गतिज ऊर्जा होने के कारण, क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल कम होता है इसलिए गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा होने के कारण इसके जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं और गतिशील होते ही ये पदार्थ की दीवारों पे बर्तन की दीवारों पे ये दाब डालते हैं। ये इसमें यही बोला गया है और इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा नहीं, सी यानी कि तीसरा बोला गया है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, इसको तो एकदम आसानी से आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, ठोस के क्या गुण होते हैं, तभी तो लकड़ी का मेज ठोस कहलाएगा। अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं तो इसमें होता है तो मेज का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और ये इसके कण जो हैं वो दृढ़ पाए जाते हैं, इसलिए लकड़ी की मेज को हम लोग ठोस कह सकते हैं। और चौथा है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ी में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। यानी कि अगर हमें किसी भी ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना है तो अपने टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा। हवा में हम आसानी से हाथ इसलिए चला पाते हैं क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें अंतर आणविक बल कम होता है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, तो हम अपने हाथ में आसानी से चला लेते हैं और हमें कुछ नहीं महसूस होता कि हमारे हाथ पे कोई कण स्पर्श कर रहा है, यानी कि टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बाकी और ठोस के टुकड़े में जैसे कि हम अगर इसी में हाथ डाल के अपना चलाना चाहें तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ठोस है, इसकी कण दृढ़ है। और अब बात करते हैं चौथे का। उन सारे को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और चौथे क्वेश्चन में बोला गया, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होगा क्योंकि इसके कण ज्यादा दूर दूर होंगे। ये ठोस की अपेक्षा ठोस के कण ज्यादा पास पास होंगे, कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। आपने जल के टुकड़े को बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते देखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या लिखते हैं, बर्फ यहाँ रहेगा। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। जो बर्फ का घनत्व है वो जल की घनत्व से अधिक होता है।
बर्फ का घनत्व जल के या क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक क्यों होता है? क्योंकि बर्फ ठोस से हो जाता है और जो ये जल रहता है वो द्रव रहता है, और द्रव का यहीं भी हमने देखा कि द्रव का घनत्व ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, यानी कि ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। तो ये जो ठोस है और ये जल है तो इसकी अपेक्षा घनत्व कम। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ के अंदर रिक्त स्थान होता है। बर्फ के अंदर रिक्त स्थान होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, और इसलिए बर्फ की टुकड़ी को जल में तैरते हुए देखा जाता है। वो आसानी से जल में तैर लेता है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मतलब वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, अगर उन सारे में एक भी में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके आगे वाला लेक्चर होगा पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकती है? यानी कि अगर कोई ठोस है तो क्या वो द्रव बन सकता है? अगर वो कोई द्रव है तो क्या वो गैस बन सकता है, या ठोस ठोस द्रव ठोस जो होता है वो गैस बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो मेरे साथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।